रात के 12 बज रहे थे। रघु रिक्शे की पिछली सीट पर लेटा अपने फटे पुराने चादर से पैरों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि मच्छरों के झुंड नीचे से लगातार हमले किए जा रहे थे। दिन भर अमीर लोग खून चूसते हैं और रात को ये साले मच्छर, बड़बड़ाते हुए उसने पैर झटका। आह! अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। उसका पैर साइकिल के हैंडल से टकराया था। तुझे तो कब से कह रहा हूं कि एक मच्छरदानी ले ले। बगल के रिक्शे पर लेटा बैजू काफी देर से उसके और मच्छरों के बीच हो रहे मुकाबले का मजा ले रहा था। हाँ तो तू अपने रिक्शे में मच्छरदानी क्यों नहीं लगा लेता? रघु उसके बेतुके सलाह पर चिढ़ गया। अरे मेरे बदन में खून ही कहाँ है जो ये कमबख्त चुसेगे? 60 वर्षीय बैजू करवट लेते हुए बोला। उफ! उसे बातों में उलझा देख एक मच्छर ने सुई चुभो दिया। तू तो सराय में सोने जाता था, वहां क्यों नहीं गया? बैजू ने पुनः सवाल किया। क्या करे चाचा, वह सराय भी चोर उचक्कों का अड्डा बन गया है। कल रात ही किसी ने मेरे पॉकेट से 500 निकाल लिए। 2 दिन की कमाई थी। सोचा था कि 1000 पूरा करके घर भेज दूंगा, मगर मारे दुहक के रघु बात पूरी ना कर सका। तू सामने स्टेशन पर क्यों नहीं चला जाता? वहां वेटिंग रूम में पंखा लगा हुआ, नींद अच्छी आएगी। रघु को दुखी देख बैजू अपना दुहक भूल गया। लेकिन किसी ने टिकट मांगा तो रघु को बात पसंद आई, किंतु वह डर रहा था। अरे इतने रात को कौन पूछता है? कोई पूछे तो बता देना कि सुबह ट्रेन पकड़नी है। रघु को ये बात पसंद आई। लेकिन रात में मेरा रिक्शा कोई ले गया तो? रघु ने शंका जाहिर की। अरे जा, कार और बाइक के में जमाने में तेरा रिक्शा कौन चुराएगा? वैसे अगर तुझे डर है तो ला, मैं अपने रिक्शे की जंजीर से तेरा रिक्शा भी जोड़ देता हूँ, बैजू ने आश्वस्त किया। रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने ही चंद कदमों की दूरी पर था। व्यस्त रेलवे स्टेशन है। रात को 12 बजे भी यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। वह प्लेटफॉर्म के सबसे आखिरी छोर पर एक पंखे के नीचे शाल ओढ़कर लेट गया। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरा राहुल कैसा होगा, किस हाल में होगा। उससे बात किए भी 1 हफ्ते हो गए। पिछली बार बता रहा था कि कई दिनों से तबीयत खराब है। मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है कि उसका हालचाल पूछूं। सोचते सोचते वह कब नींद का आगोश में समा गया पता ही नहीं चला। ओए उठ! उसने नींद से बोझिल आंखों को किसी तरह खोला तो देखा कि आरपीएफ का एक जवान हाथ में डंडा लिए प्लेटफॉर्म पर सोए यात्रियों को जगा रहा था। उसने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो 1 बज रहे थे। यार अभी अभी तो नींद लगी थी। वह उबासी लेते हुए बड़बड़ाया। अभी वह दोबारा सोने को सोच ही रहा था कि वहीं पुलिसवाला उसकी तरफ आता दिखाई दिया, जो डंडे से बाहर जाने का इशारा कर रहा था। उसे आते देख उसके आसपास ऊंघाते यात्री जल्दी जल्दी अपनी चादरें समेटने लगे। रघु ने वहां से भागना ही उचित समझा। अन्य यात्रियों के साथ वह भी बाहर निकल आया। उसने देखा कि बाहर स्टेशन परिसर में काफी यात्री सोए हुए थे। अधूरी नींद पूरी करने के लिए वह भी उनके बीच चादर बिछाकर सो गया। अभी उसे लेटे कुछ ही मिनट हुए होंगे तभी 2-3 पुलिस वाले आए और सीटियां बजाते हुए सभी सोए लोगों को जगाने लगे। मारे नींद और परेशानी के वह पीड़ा से भर गया। वह उठा और अपने रिक्शे पर चला आया। सच कहते हैं लोग, गरीबी की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। पता नहीं ये कैसा देश है। इससे अच्छा तो हमारा बिहार है। वहां तो अनेकों बेसहारों का ठिकाना रेलवे स्टेशन ही होता है। उसका मन अपने जन्मभूमि के प्रति सम्मान से भर गया।
लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों का भयावह दृश्य गुजर गया। इस साल लाखता धान के रोपनी भी ना हुई। बाबूजी कल ही धान का बीज लेकर आए थे और आज सुबह उठकर पिछवाड़े गए तो देखा कि खेतों में बाढ़ का पानी घुस आया था। तू तो हर साल यह कहत रल कि इस साल बाढ़ ना आई ई का। रघु व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। बाबूजी चुप रह गए। वह कहते भी क्या। हर साल वे इसी उम्मीद में खेती करते कि इस बार बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन हर साल बाढ़ आकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता। रघु उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक छोटे से गांव का रहने वाला था। छोटा सा वह गांव 3 भागों में बंटा हुआ था, जिसके एक भाग में मुस्लिम, दूसरे भाग में वैश्य और तीसरे भाग में दलित और हरिजन इत्यादि रहते थे। मुस्लिम परिवारों के पास खेती लायक पर्याप्त जमीन थी। उनमें कुछ नौकरी पेशा लोग भी थे। कल मिलाकर वे थोड़े संपन्न थे। हिंदू परिवारों में कुछ के पास थोड़ी बहुत जमीन थी तो कुछ के पास बिल्कुल नहीं थी। यूं कहा जाए कि लगभग सभी गरीब ही थे, जिनमें से अधिकांश लोग दिल्ली, केरल, पंजाब इत्यादि संपन्न राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे तो कुछ गांव के ही अन्य लोगों के खेतों में काम करने अपनी आजीविका चलाते थे। उत्तर भारत गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों की जमीन काफी उपजाऊ थी, जिसमें लोग धान, गेहूं, गन्ना और दलहन इत्यादि की खेती करते थे। परंतु वह क्षेत्र बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में आता था, जहां हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती थी। इस साल तो हद ही हो गई। लोगों को धान के बीज गिराने का भी मौका नहीं मिला और बाढ़ आ गई। रघु के परिवार में माँ बाप, छोटे भाई, पत्नी और 3 बच्चों के साथ कुल 8 सदस्य थे। गरीबी की वजह से रघु ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। आता गांव के अन्य लोगों की तरह वह भी परदेश में जाकर मजदूरी करता, लेकिन उसका सपना था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसके लिए रात दिन वह कड़ी मेहनत करता। कुल मिलाकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था। तभी कोरोना महामारी सबके लिए इम्तिहान बनकर आ गया। लॉकडाउन लगने से सभी कामधंधे प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा मार तो गरीबों पर पड़ी। उनको तो खाने के लाले पड़ गए। रोजी रोटी चलाने के लिए तक कर्ज लेना पड़ा, जिसके कारण साहूकार का कर्ज भी बढ़ गया। अब उनकी चिंता दोगुनी हो गई। अब परिवार का खर्च चलाएं कि साहूकार का कर्ज चुकाएं। परसों हम बाहर चल जाई। रघु हाथ मुंह धोकर पलंग पर बैठते हुए बोला। कहाँ चल जाई? पत्नी ने जानना चाहा। केरल। टिकट बन गईल बा। अभीत बनवा के आव तानी। काग्यक्रेब वहां जाके देखल जाई, जवन काम मिली उ कईल जाई, लेकिन अपना परिवार के गरीबी में ना मरे देन। लेकिन इतना दूर? अरे अपना गांव के बहुत लोग वहां रहेला। सुन ले बानी वहां दिहाड़ी भी ज्यादा बा। लेकिन अब रहेद ज्यादा सवाल जन कर। खाना लाओ, भूख लागल बा। वह उखड़ गया। उषा मनमोस कर वहां से उठ गई। भैया, अब की बार मैं भी चलूंगा आपके साथ। राहुल इंटरमीडिएट कर चुका था, परंतु अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण कई महीनों से घर पर बेकार बैठा था। तू क्या करेगा वहां जाकर? मैं तो कोई भी काम कर लूंगा। नहीं, तू घर पर ही रह। यहाँ भी एक आदमी का रहना जरूरी है। भैया, मैं जानता हूँ कि घर की कंडीशन खराब है। आप अकेले क्या क्या करेंगे? मैं चलूंगा तो आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। आखिर यहाँ भी तो बेकार ही बैठा हूँ। रघु आगे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वह जानता था कि राहुल सच कह रहा था। तय समय पर उन्होंने ट्रेन पकड़ी और 48 घंटे के लंबे सफर के बाद कोयम्बतूर उतर गए। रघु का एक रिश्तेदार कोच्चि में राइस मिल में काम करता था। उसने राहुल को अपने पास बुला लिया और अपने साथ हेल्पर में लगा लिया।
इधर रघु काम की तलाश में कई दिनों तक भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इस अनजान शहर में कोई मुनासिब का नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण तमिल भाषा का ना बोल और समझ पाना था। उत्तर भारतीय लोगों को दक्षिण भारत में यही समस्या होती है। तभी एक दिन उसकी बैजू से मुलाकात हुई। वह भी बिहार का ही रहने वाला था। उसने ही उसे अपने रिस्क पर रिक्शा दिलाया था। उसे यहाँ रिक्शा चलाते हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं खोज पाया था। एक रिक्शा चालक जो दिन भर में बड़ी मुश्किल 300 से 400 कमाता हो, उसके लिए 2000 के किराए के रूम में मुमकिन नहीं था। ऊपर से खाने पीने का खर्च भी था। आता वह दिन भर रिक्शा चलाता और रात को एक निजी ट्रस्ट द्वारा निर्मित सराय में जाकर सो जाता। परंतु आगे का किस्सा तो आप जानते ही हैं। अरे कब तक सोएगा? बैजू ने झकझोर कर जगाया तो वह नींद की दुनिया से बाहर आ गया। सोचते सोचते वह पता नहीं कब सो गया था। वह आंखें मलते हुए उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।